हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इन दिस वीडियो स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी का सेट नंबर 6। ठीक है, अभी पहले 5 सेट अपलोड हो चुके हैं, उनको देखना है, उसके बाद ही आपको सेट नंबर 6 देखना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है स्विचिंग। मैंने आपको एक फंड स्विचिंग बताया था, वो अलग है। फंड स्विचिंग मतलब आप जो यूलिप में पैसा डाल रहे हैं वो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जितना जोखिम आप उठाना चाहते हैं बाजार में, उसके हिसाब से डिफरेंट फंड में डाल सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी को ही जब आप बदल देते हैं तो उसको बोलते हैं स्विचिंग। यानी कि स्विचिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो हर पॉलिसी होल्डर के पास होता है। ये इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो व्यक्ति जिसने पॉलिसी ली है वो एक डिफरेंट पॉलिसी पे मूव कर सकता है, सेम इंश्योरेंस कंपनी की या डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी की। ठीक है, तो स्विचिंग जो होता है उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ स्विच जो होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कुछ चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब भारत में एक चीज़ स्टार्ट हो गई जिसे बोलते हैं हेल्थ पोर्टेबिलिटी। इसके बाद तो स्विचिंग बहुत आसान हो गई है। आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे स्विच कर सकते हैं और कोई भी नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्विचिंग को समझते हैं। स्विचिंग यानी कि बदलाव, यानी कि पॉलिसी को चेंज करना। मेरे पास टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस है 25 लाख रुपए का। ठीक है, जिसका मैं प्रीमियम भरता हूँ साल में 15,000 रुपये। अब मान लो मुझे लगता है 1 साल के बाद कि मज़ा नहीं आ रहा, मतलब इनकी जो सर्विस है वो अच्छी नहीं है, या जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मान लो तो इन्होंने बहुत अच्छे से क्लेम सेटल नहीं किया, या कोई भी मेरा डिससेटिस्फैक्शन है, राइट। तो एक और कंपनी है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने कहा चलो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का ठीक लग रहा है मुझे, और इनका मैं 25 लाख का ले लेता हूँ और प्रीमियम जो भी है मैं इनको भर दूंगा। अब एक बात बताइए, मेरा जो वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड आप जानते ही हैं। आप किसी भी बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सकें उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, जिसे हम वेटिंग पीरियड बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी है, चलो प्रेगनेंसी के केस में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। 3 साल का वेटिंग पीरियड मतलब ये है, अगर आप पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, राइट। तो आपने मान लेते हैं टाटा AIG वाली पॉलिसी 2 साल के लिए रखी, फिर आपको लगा नहीं मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे, मुझे दूसरी चाहिए। अब दूसरी लेने में प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप मान लो आदित्य बिरला की लोगे तो इनका भी वेटिंग पीरियड होगा प्रेगनेंसी के लिए, मान लेते हैं वो भी 3 साल होगा। ठीक है, तो आपको एकदम ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। अब नहीं, तो भारत में एक फीचर है जो एनेबल कर दिया गया है जिसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। ये जो शब्द होता है पोर्टेबल, इसका क्या मतलब होता है? पोर्टेबल मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकें, यानी वो पोर्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लैपटॉप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कंपेयर टू अ डेस्कटॉप पीसी? डेस्कटॉप पीसी को पोर्टेबल नहीं है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन रहता है। लैपटॉप को आप जहाँ मर्जी उठा के ले जाइए। तो ये लैपटॉप का फ़ायदा। तो पोर्टेबिलिटी मतलब ये होता है, आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी के जो बेनिफिट होते हैं जब आप पॉलिसी को स्विच करते हैं तो दूसरी पॉलिसी में वो बेनिफिट आपके आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लो आप जानबूझ के प्रेग्नेंट नहीं हुई, 2 साल आपने ट्राई नहीं किया प्रेगनेंसी, ठीक है, कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अभी प्रेग्नेंट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होंगी तो 5-6 लाख का खर्चा होगा, जो कि आजकल एक नॉर्मल अस्पताल में प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि मैं वेटिंग पीरियड में हूँ। लेकिन आपको ये पॉलिसी पसंद भी नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं, आप पॉलिसी को स्विच कर सकती हैं, किसी और कंपनी की अगर आपको बेहतर लगती है वो ले सकती हैं, और ये 2 साल का वेटिंग पीरियड कैरी ओवर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 3 साल का वेटिंग है, लेकिन 2 साल आप पहले ही जो दूसरी पॉलिसी में पास कर चुकी हैं वो यहाँ भी लागू होगा, तो बस आपको 1 साल और वेटिंग पीरियड करना होगा। यानी जो बेनिफिट होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, इसको पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। और अब इंडिया में क्या है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें पोर्टेबिलिटी अलाउड है। तो पोर्टेबिलिटी क्या होता है? स्विचिंग तो आप समझ गए। स्विचिंग मतलब सिंपल है, आपके पास कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी और आप जो है अब दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी को ले रहे हो, उसको बोलते हैं स्विच। ये किसी भी केस में आप कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में कर सकते हैं, मोटर इंश्योरेंस में कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपका स्वीट विल है, आप चाहें तो कोई भी अपनी पॉलिसी स्विच कर सकते हैं, किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो।
तो पोर्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ज़्यादातर तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के केस में यूज़ होता है। जो भी आपने क्रेडिट गेन करा है, जैसे यहाँ पे आपने 2 साल का वेटिंग पीरियड गेन करा है, तो जो भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है या जो भी चीज़ें हैं, आप वो जब दूसरी पॉलिसी लोगे, है ना, तो बिना किसी ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेक, आपकी वो मेंटेन रहेंगी नेक्स्ट पॉलिसी में भी। इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वेटिंग पीरियड का, ऐसे और भी कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं जो आपको कैरी ओवर हो जाएंगे, तो इसको पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। इसीलिए लोग आजकल हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है ना, उस पॉलिसी को आराम से स्विच कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कोई नुकसान नहीं होता उसमें। वो स्विच कर लेते हैं और उनका वेटिंग पीरियड कैरी ओवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं डबल इंश्योरेंस क्या होता है। डबल इंश्योरेंस होता है कि जब कोई कस्टमर है, उसने 2 कंपनियों से या 2 से ज़्यादा कंपनियों से उसी प्रॉपर्टी के लिए या उसी चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसे बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब डबल इंश्योरेंस जो होता है ना, उसमें डिफरेंस क्या होता है लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2 कंपनियों से कराया हुआ है। गाड़ी का इंश्योरेंस मतलब मोटर इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं, ये एक तरह का जनरल इंश्योरेंस होता है। तो आपने 2 कंपनियों से ये करवाया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने ये करवाया हुआ है, एक तो डिजिट इंश्योरेंस से, आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे, विराट कोहली जो है वो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी की ऐड करता है, वो उनका ब्रांड एम्बेसडर है। और एक आपने जो है एको जो इंश्योरेंस कंपनी है, वैसे एको जो कंपनी है ना, ये मेरे कॉलेज के सीनियर हैं वरुण दुआ, उनकी है। तो ये मुझे काफ़ी गर्व की बात है, इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने बना दी है। मेरे कॉलेज के सीनियर हैं वरुण दुआ, उनकी है एको इंश्योरेंस कंपनी, और बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग 10,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है ये। खैर, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो मान लो 2 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अब आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया। मान लो आपने 2 लाख का इससे ले लिया और 2 लाख का इससे ले लिया, ठीक है। अब आपकी जो गाड़ी है ना, आपकी गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो गया और 1 लाख रुपए का बिल आया, तो ये भरेगा कि ये भरेगा? तो याद करो, जो प्रिंसिपल होता है हमारा, प्रिंसिपल ये कहता है कि आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, राइट। हमारा जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, वो बहुत सैक्रोसैंक्ट होता है। हमारा इंश्योरेंस का जो प्रिंसिपल होता है, वो क्लियरली कहता है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ऐसा नहीं है कि आप इससे भी ले लो और इससे भी ले लो और 1 लाख का प्रॉफिट कमा लो, ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। आप उतना ही ले सकते हैं जितना आपका जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, यानी जितना आपका नुकसान है उतनी भरपाई होगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता। ऑब्वियसली अगर किसी की जान चली गई तो उसको कैसे भरपाई करोगे आप, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो होता है वो क्रिटिकल इलनेसेस वगैरह, आप कैंसर का 4 स्टेज का पेशेंट है, मरने वाला, उसको कैसे आप भरपाई करोगे, तो उन पे अप्लाई नहीं होता। बाकी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जो कहता है अब 1 लाख है तो आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते, राइट। लेकिन किससे लोगे ये डिसाइड करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये कहता है 1 लाख में, क्योंकि दोनों से आपने इक्वल अमाउंट की पॉलिसी ली है, तो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी 50,000 आप डिजिट से लोगे और 50,000 आप एको से लोगे। इज दैट क्लियर? तो अगर आपने मान लो लाइफ इंश्योरेंस का केस है, लेकिन तो कहानी अलग है। मान लो आपने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से 5 लाख का जीवन बीमा कराया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस से, और आपने मान लेते हैं कि जो भारतीय आक्सा लाइफ इंश्योरेंस है उससे भी आपने 5 लाख रुपए का जो है वो अपना जीवन बीमा कराया हुआ है। अब आपकी डेथ हो गई तो आपको कितना मिलेगा? आपको 10 लाख मिलेगा, क्योंकि जीवन की तो कोई वैल्यू है नहीं, इंडेमनिटी उस पर अप्लाई नहीं होता, तो 10 लाख मिलेगा। अगर आपने मान लो 4 कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी, और चारों से 10-10 लाख का जीवन बीमा कराया हुआ है, तो अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके नॉमिनी को 40 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आपने मान लो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है 4 कंपनियों से और चारों से 1-1 लाख का कराया हुआ है मान लेते हैं, और आपकी गाड़ी का बिल आया 50,000, तो ये चारों 50,000 का चौथा हिस्सा भरेंगे, यानी 12,500 इंटू 4, ये सारे के सारे जो हैं 12,500 आपको देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, तो मुझे लगा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में अलग होता है और जनरल इंश्योरेंस के केस में अलग होता है, राइट। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं डबल इंश्योरेंस।
तो डबल इंश्योरेंस होता है जब कस्टमर एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है। अब बात करते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है ये समझिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखो यहां पे क्या है ना, आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराया, लेकिन उस इंश्योरेंस कंपनी को यह लगता है कि नहीं मेरा रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए खुद अपना इंश्योरेंस किसी और से करवा लेती है, तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो इसमें एक जो एंटिटी है जिसको री इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं, वो पूरा या थोड़ा सा रिस्क जो है एक इंश्योरेंस कंपनी का उसको कम कर देती है, राइट, और प्रीमियम शेयर हो जाता है। यानी इंश्योरेंस का इंश्योरेंस उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। अब इसको कैसे समझे, आइए समझाता हूं, बड़ा आसान है। मान लो आपके पास एक हीरो का हार है, यानी कि आपके पास एक डायमंड नेकलेस है, ओके, हीरो का हार जिसकी कीमत है 5 करोड़। अब आप चले गए एको इंश्योरेंस के पास, आपने कहा मुझे ये जो है ना हीरो के हार का इंश्योरेंस कराना है कि कल को अगर ये चोरी हो जाए, कोई चोर इसे चुरा ले, या गुम हो जाए, या जल जाए, या कुछ भी डैमेज हो जाए, तो आप मुझे 5 करोड़ दे देना। एको इंश्योरेंस ने क्या किया, अपने उनको बैठा दिया, जो अंडर राइटर है ना उनको बैठा दिया कि भाई बताओ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने कहा चलो कर देते हैं, तो आप एक काम करो, इसका जो है हमें हर साल 50,000 रुपये प्रीमियम दे दो, ठीक है, तो हम आपका जो कवरेज है कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, आपने साल का 50,000 रुपये प्रीमियम लेना स्टार्ट कर दिया और आपने इसका इंश्योरेंस कर दिया। अब एको को ये लगा कि यार मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है कहीं ये चोरी ना हो जाए, और मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इसमें, क्योंकि 5 करोड़ का एक्सपोजर हो जाएगा मेरा। तो एको चली गई री इंश्योरेंस कंपनी के पास, जैसे GIC RE, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, RE बोलते हैं ना, जिस RE मतलब री इंश्योरेंस कंपनी। तो वो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं अपने आप को इंश्योर करवाना चाहती हूं। यानी एको ने क्या किया था, एको ने इसका इंश्योरेंस कर दिया डायमंड नेकलेस का, लेकिन एको अपना इंश्योरेंस करवाने चली गई GIC RE के पास, और उसने ये कहा एक काम करती हूं मैं 50,000 में से ना 25,000 जो है प्रीमियम आपको दे देती हूं, अगर इसका ये हीरो का हार चोरी हो जाए ना, तो आप एक काम करना, आप ये 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ आप पे कर देना, ठीक है। तो GIC RE ने कहा हाँ ठीक है, मुझे ठीक लग रही है ये डील। तो यानी इसने अपना रिस्क कम करने के लिए जो है वो एक री इंश्योरेंस कंपनी को अपना इंश्योरेंस जो है वो दे दिया, अपना रिस्क कम कर लिया। तो इसमें दो पार्टीज होती हैं। अब दो पार्टी कौन कौन सी होती हैं, देखो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन, राइट। और ये जरूरी नहीं है एग्जैक्टली 50-50 हो, ये दोनों कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है ये किस में कंफर्टेबल है, राइट। तो ये उस पर डिपेंड करता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आधा रिस्क है तो ये आधा ही प्रीमियम देंगे, हो सकता है वो कहें मैं आपको 20,000 रुपये प्रीमियम दूंगा, आप आधा रिस्क ले लो, तो वो तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि री इंश्योरेंस होता क्या है। तो री इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस कंपनी जिसे लगता है कि नहीं भाई बहुत, कहते हैं ना आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, यानी उतना मैंने जो चीज़ है वो अपने मुंह में डाल ली है जिसको मैं चबा ना सकूं, उतना मैंने ले लिया ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये मेरे को डर लग रहा है, तो मैं अपना रिस्क कम करने के लिए इसका इंश्योरेंस करा लेती हूं। तो ये एक री इंश्योरेंस कंपनी के पास चली गई और उसके साथ प्रीमियम शेयर करके जो है अपना रिस्क कम कर लिया। अब ये जो कंपनी है एको, ये कौन सी कंपनी है, इसको बोलते हैं सीडिंग कंपनी। यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी, एक जो री इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो पार्टीज होते हैं, राइट। एक इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, राइट, एक जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो री इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रही है, री इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी खरीद रही है, इसको बोलते हैं री इंश्योरर। वो कंपनी जो री इंश्योरेंस करती है हम उसे री इंश्योरर बोलते हैं। और वो कंपनी जो री इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदती है, यानी जो अपना रिस्क कम करती है, यहां पे एको, उसको सीडिंग कंपनी बोलते हैं, या आप इसे सीडेंट भी बोल सकते हैं, CEDANT। तो ये एक और इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी आ गई। सीडिंग कंपनी क्या होती है, सीडिंग कंपनी वो होती है जो एक री इंश्योरेंस का प्रीमियम देती है री इंश्योरेंस कंपनी को, और अपना जो क्लेम है उसका रिस्क कम करती है। अब री इंश्योरेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल। ये बहुत आसान है समझना।
जैसे मैंने आपको बताया, एको कंपनी ने अपना, एको कंपनी क्या थी? सीडिंग कंपनी थी। और री इंश्योरर कौन थी यहां पे? GIC-RE, है ना। अब इस केस में ले लेते हैं प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है? मतलब इनमें बात हो जाएगी आपस में कि भाई देखो, अगर नुकसान होता है तो हम 50-50 कर लेंगे, यानी एक फिक्स प्रोपोर्शन में इन्होंने बांट लिया लॉस। अगर क्लेम आता है तो हम इस एग्रीड प्रोपोर्शन में, ये कुछ भी हो सकता है, 40-60, ये 30-70, वो तो इनके बीच का मामला है। ये कितना प्रीमियम आपस में बांटते हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशन ये करते हैं, ये इनके आपस के बीच की बात है। लेकिन ये एक प्रोपोर्शन पहले से सेट कर लेंगे कि अगर कल को क्लेम आ गया तो किस रेशियो में हम जो है क्लेम को सेटल करेंगे। दूसरा होता है नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस। नॉन प्रोपोर्शनल में क्या होता है? जो मेरा एग्जाम्पल है एको वाला और GIC-RE वाला। नॉन प्रोपोर्शनल, जैसे प्रोपोर्शनल में तो एक परसेंटेज फिक्स है कि भाई अगर क्लेम आता है तो हम इतना आपस में बांट लेंगे। नॉन प्रोपोर्शनल, नाम से पता चल रहा है इसमें कोई ऐसा परसेंटेज नहीं है, लेकिन एको ये बोल सकती है कि देखो, मेरा अगर नुकसान होता है तो इतने करोड़ तक मैं क्लेम सेटल कर दूंगी, इससे ऊपर हो तो फिर आप कर देना। समझ में आया? जैसे मान लो कोई जहाज है, कोई शिप है, उसका इंश्योरेंस ले लिया, मान लो 10 करोड़ का ले लिया, तो एको ने अपना री इंश्योरेंस करवा लिया GIC-RE से। तो नॉन प्रोपोर्शनल में ये होगा, वो ये कहेगा कि देखो, मान लेते हैं कि 7 करोड़ तक तो मैं जो है पे कर दूंगी, अगर 7 के ऊपर जाए तो फिर आप पे करना। तो मान लो अगर क्लेम आता है 6.5 करोड़ का, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो मैक्सिमम क्लेम है वही सेटल होगा। मान लो जहाज आधा आधा टूटा है, आधा डैमेज हुआ है, तो क्लेम आया मान लो 6.5 करोड़ का, तो एको पे कर देगी पूरा। उसमें GIC-RE को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर 8 करोड़ का आया तो फिर 7 करोड़ एको कर देगी, 1 करोड़ GIC-RE कर देगी। तो ये नॉन प्रोपोर्शनल है। नॉन प्रोपोर्शनल में एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि उसके ऊपर एक्सीड अगर होगा, उस लिमिट से ऊपर, तो फिर आप पे कर देना। लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या होता है? प्रोपोर्शनल में पहले डिसाइड कर लेते हैं कि क्लेम आया तो हम कितना बांटेंगे। तो मान लो इन्होंने अगर 50-50 कर लिया, तो अगर 6.5 करोड़ का क्लेम आया तो दोनों 3.25 पे करेंगे। इज दैट क्लियर? तो दो तरह का इंश्योरेंस होता है, प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल। अब एक और क्लासिफिकेशन होती है री इंश्योरेंस की, जिसको बोलते हैं फैकल्टेटिव या ट्रीटी। ये मैं बड़े आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो एक घर है, ठीक है, ये एक घर है कोई, ये होम। अब किसी व्यक्ति ने इसका इंश्योरेंस कराया एको से। लेट सपोज घर का इंश्योरेंस जो है वो 2 करोड़ रुपए का है, और इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क हैं घर में। जैसे एक है अर्थक्वेक, एक है फायर, एक है मान लो थेफ्ट वगैरह कुछ इस तरह का, या तो घर कई कारणों से टूट सकता है, अर्थक्वेक से, फायर से और थेफ्ट से। मान लेते हैं 3 कारण है, चलिए। तो 2 करोड़ रुपए तक का क्लेम सेटल करना है। अगर घर इन तीनों में से किसी भी कारण से जो है डैमेज हो जाए तो 2 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम क्लेम पॉसिबल है। तो एको ने ये ले लिया, मान लेते हैं कुछ 1 लाख रुपए प्रीमियम है साल का और 2 करोड़ तक का डैमेज है। तो एको ने जो है ये ले लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब एको को लगा कि भाई ये तो मैंने ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया, इतना मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा क्लेम। तो एको जो है उसने GIC-RE के पास वो चला गया। अब एको कहता है कि मैं पूरा जो रिस्क है वो सारे आपको दे रहा हूं। तो वो है ट्रीटी, वो है ट्रीटी। ट्रीटी में जितने भी टाइप ऑफ रिस्क हैं। लेकिन अगर एको कहता है कि नहीं देखो, अर्थक्वेक और फायर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थेफ्ट वाला है मैं उसका रिस्क कम करना चाहता हूं, तो री इंश्योरेंस में ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क में से किसी एक या 2 टाइप का ही रिस्क री इंश्योरेंस कंपनी को दें। जरूरी नहीं है कि पूरा देना है। तो अगर मान लो एको को लगता है कि देखो, फायर होने के चांसेस तो बहुत कम है और अर्थक्वेक होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन चोरी के चांस ज्यादा है, तो मैं चोरी वाला रिस्क जो है री इंश्योर करना चाहता हूं, तो वो भी कर सकता है। तो फैकल्टेटिव में क्या होता है, जो सीडिंग कंपनी होती है, यहां पे सीडिंग कंपनी एको है, तो वो एक इंडिविजुअल रिस्क या डिफाइंड पैकेज ऑफ रिस्क री इंश्योर करवा सकती है। यानी मल्टीपल रिस्क हैं, मान लो 10 तरह के रिस्क हैं, तो वो 3 उनमें से करवा सकती है, एक ही करवा सकती है, 8 करा सकती है, इसके ऊपर है, सारे नहीं कराएगी। और अगर सारे कराएगी, अगर सीडिंग कंपनी ट्रांसफर कर देगी सारे रिस्क,
तो वो ट्रीटी री इंश्योरेंस होगा। और अगर कुछ करेगी, मल्टीपल रिस्क में से सम करेगी या 1 और 2 करेगी, तो वो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस होगा। बस इतना है ये। और मैंने आपको एक ग्रेस पीरियड के बारे में बताया था। ग्रेस पीरियड क्या होता है बताया था ना। ग्रेस पीरियड 15 से 30 दिनों का होता है ज़्यादातर कंपनियों का। तो ग्रेस पीरियड जो होता है वो पॉलिसी लैप्स से पहले होता है। तो ग्रेस पीरियड इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं वो एक पॉलिसी होल्डर को 15 से 30 दिन का टाइम देती हैं। अगर आपने उसमें पे कर दिया अपना जो प्रीमियम है, तो फिर अगर आप अपना प्रीमियम ड्यू डेट पे नहीं कर पाए तो इन 15 से 30 दिनों में कर दो, जो भी टाइम है, 15 दिन, 30 दिन, 20 दिन, तो फिर आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। ठीक है, आपकी पॉलिसी रिन्यू मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। स्टैंडर्ड वैसे 30 दिन रहता है आजकल। मैंने देखा है ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां जो मैंने देखी पॉलिसी बाजार पे, जो उनके पैकेजेस हैं, उनमें लैप्स पीरियड, जो ये ग्रेस पीरियड रहता है, ये 30 दिन का रहता है। और अच्छी बात यह है, अगर इस 30 दिन में आपने प्रीमियम भर दिया ना, तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। और एक बार पॉलिसी लैप्स हो जाए ना अगर, तो फिर जब आप दोबारा अपनी पॉलिसी को रीइंस्टेट कराओगे तो वो पीरियड जनरली 2 साल का होता है। अगेन ये इरडई की तरफ से नहीं है, लेकिन मैं पॉलिसी बाजार पे गया, पॉलिसी एक्स पे गया, और कई वेबसाइट जो हैं जो सेल करती हैं, मैंने देखा कि ज़्यादातर जो ये पीरियड है जिसमें आप रीइंस्टेट करा सकते हैं अपनी लैप्स्ड पॉलिसी, वो जनरली 2 साल है। लेकिन अब दिक्कत यह है, लेट सपोज आपने पॉलिसी 1 जनवरी 2023 से पहले रिन्यू करानी थी, आपने नहीं कराई, 15 दिन का टाइम मिला ग्रेस पीरियड आपको, आपने ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम नहीं भरा, तो 15 जनवरी 2023 को आपकी पॉलिसी क्या हो गई? लैप्स हो गई। ठीक है, चलो लैप्स पड़ी है अभी, इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब आपके पास पैसे आ गए अप्रैल में, तो आप अप्रैल में गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उन्होंने कहा देखो 3 महीने से आपने प्रीमियम नहीं भरा, तो 3 महीने का तो प्रीमियम भरो सबसे पहले, और 50% पेनल्टी लगेगी, यानी आपको 3 महीने का जो प्रीमियम है 50% ज़्यादा भरना पड़ेगा, ये पेनल्टी है। और उसके बाद फिर आपकी पॉलिसी रीइंस्टेट कर दी। लेकिन रीइंस्टेट जब पॉलिसी होती है लैप्स्ड पॉलिसी, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होता है, वो चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकती है। इज दैट क्लियर? तो वो डिपेंड करता है आपकी किस तरह की पॉलिसी है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी किस तरह की है, और आपके टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह के हैं। लेकिन उसमें वो अगर आप अपने प्रीमियम सारे भर देते हो और पेनल्टी वगैरह भी भर देते हो, सब भर देते हो, तो भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपके चेंज कर सकती है। इज दैट क्लियर? तो रीइंस्टेट पीरियड होता है 2 साल। तो अगर मान लो आपने 15 जनवरी, आपको ग्रेस पीरियड खत्म हुआ 15 जनवरी 2023, तो आप 15 जनवरी 2025 तक सारे प्रीमियम जो भी बकाया हैं और जो पेनल्टी है वो भर के अपनी पॉलिसी को रीइंस्टेट करा सकते हो। और रीइंस्टेट कराने का क्या फ़ायदा होगा? जो वेटिंग पीरियड वगैरह है, या जो वो पोर्टेबिलिटी वाला फ़ायदा इसमें होगा। लेकिन कुछ ना कुछ जो है नुकसान जरूर इसमें झेलना पड़ता है आपको, राइट? तो रिवाइवल पीरियड मतलब रीइंस्टेट पीरियड, वही जो मैंने 2 साल आपको बताया, 2 साल, जिस दिन पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको रिवाइव उसे करना है। ये अगेन 2 साल इरडई की तरफ से नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनीज में एक अंडरस्टैंडिंग है 2 साल की। तो अगर आप नॉन पेमेंट करते हो प्रीमियम की ग्रेस पीरियड में, तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी, और पॉलिसी जब लैप्स हो गई उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर आप उसको रीइंस्टेट कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो, पुनर्जीवित कर सकते हो। अच्छा, अब एक बात बताओ, जितनी जल्दी आप अपनी पॉलिसी, लैप्स्ड पॉलिसी को रीइंस्टेट करो उतना अच्छा है। ऐसा क्यों? भाई आप मान लो आपने अगले ही महीने जो है प्रीमियम भर दिया, और पहले तो ग्रेस पीरियड के अंदर, पहले तो ये कोशिश करो कि ड्यू डेट के पहले ही भर दो, है ना? आपको पता है कि आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि ग्रेस पीरियड में आपको बेनिफिट नहीं मिलते, है ना? दूसरा, चलो अगर ड्यू डेट से पहले नहीं भर पाए तो ग्रेस पीरियड में तो कर ही दो, ग्रेस पीरियड में भी नहीं कर पाए तो भी पॉलिसी लैप्स हो गई, तो जल्दी से जल्दी कर दो। वो क्यों? वो इसीलिए है कि जितना आप लेट करोगे उतनी पेनल्टी आपको ज़्यादा लगेगी, उतनी रिवाइवल फी ज़्यादा लगेगी आपको। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है दोबारा आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के टेस्ट करवाने पड़े, डिटेल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने पड़े, राइट? फ्रेश मेडिकल चेक आपको करवाने पड़े, तो ये सब करवाने पड़ सकते हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवा लेना चाहिए। और अगर आप जल्दी रिवाइव कराओगे तो कम पैसा लगेगा। आप एक नई पॉलिसी लोगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ चुके होंगे, नई पॉलिसी हर साल प्रीमियम बढ़ते हैं।
और आपका वेटिंग पीरियड वगैरह जो है वो सब भी फिर वो होगा। आपको नो क्लेम बोनस वगैरह वो सब भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो नई पॉलिसी है, राइट। तो ये सारे नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं। अब री इंश्योरेंस रिस्क क्या होता है? री इंश्योरेंस रिस्क नाम से पता चल रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है ये। री इंश्योरेंस रिस्क होता है कि जो सीडिंग कंपनी है ना, जैसे एको था, मेरे एग्जांपल में एको सीडिंग कंपनी थी और जीआईसी जो है वो री इंश्योरेंस कंपनी थी। अगर एको कोई री इंश्योरेंस कंपनी जो है उससे सही टाइम पे इंश्योरेंस ना ले पाए तो वो री इंश्योरेंस रिस्क है, राइट। या उससे री इंश्योरेंस तो ले ले लेकिन वो बहुत महंगा पड़े उसे, तो वो री इंश्योरेंस रिस्क है। तो कई बार अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन होते हैं, मान लो जीआईसी आ रही नुकसान में चल रही है तो वो कहे नहीं मैं तो इतना एक्सपोजर नहीं ले सकती, तो वो मना कर दे, री इंश्योरेंस करने से ही मना कर दे। और इंडिया में री इंश्योरेंस की कंपनियां बहुत ही कम है, सरकारी तो बस एक ही है जीआईसी आ रही, प्राइवेट में भी कंपनियां 6-7 से ज़्यादा नहीं है, राइट। तो ये एक रिस्क रहता है। दूसरा रिस्क ये रहता है कि डिफॉल्ट रिस्क, ये भी है। मान लो जीआईसी आ रही है, वैसे तो चलो सरकारी है, जीआईसी आ रही है और बहुत बड़ी है तो पिटने के चांस कम है, लेकिन मान लेते हैं चलिए जीआईसी से नहीं करवाया, किसी और कंपनी से करवा लिया री इंश्योरेंस, मान लेते हैं लॉयड से करवा लिया, लॉयड की जो इंडिया ब्रांच है ना वो करती है री इंश्योरेंस, मान लो लॉयड से करवा लिया। अब जहाज का 5 करोड़ रुपए का वो ले लिया एको ने, है ना, और 5 करोड़ में प्रोपोर्शनल, उन्होंने कहा प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं, जो मेरे को प्रीमियम मिल रहा है 50% मैं आपको दे दूंगा। इसने लॉयड ने कहा ठीक है मैं आपका री इंश्योरर बन जाता हूं। जहाज डूब गया, अब ये आ गए 5 करोड़ मांगने। अच्छा जब जहाज डूबा ना तो उसी समय पे ये जो लॉयड कंपनी है बैंकरप्ट हो गई, यानी कंपनी डिफॉल्ट कर गई। अब ये पूरा 5 करोड़ एको को भरना पड़ेगा। देखिए इस पर्सन को मतलब नहीं है आपने किससे री इंश्योरेंस कराया है, मेरा लॉयड से कोई मतलब नहीं है डायरेक्टली, मैं तो पैसा आपसे लूंगा, मुझे क्या मतलब आप अपनी रिस्क कम कर रहे हैं के लिए किसी के साथ री इंश्योरेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो 5 करोड़ आपसे लूंगा, आप मुझे 5 करोड़ दो। तो कानूनी तौर पे एको लायबल होगी। अब वो एको ने जिससे री इंश्योरेंस कराया वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, बैंकरप्ट हो गई, वो एक अलग चीज है, उसका जहाज के ओनर से कोई मतलब नहीं है, उसने तो एको से लिया है ना। एको मना कर देती भाई नहीं मैं नहीं कर रही इंश्योरेंस, तो मैं किसी और के पास चला जाता, एको ने हाँ भरा ना कि मैं कर रहा हूं। अब वो एको को बाद में जो लगा वो लगा, मेरे को मतलब नहीं है उससे। तो ये री इंश्योरेंस रिस्क है। री इंश्योरेंस रिस्क ये होता है आपने जो कंपनी जिससे री इंश्योरेंस कराया या तो वो डिफॉल्ट कर जाए, डूब जाए, या वो आपको सही टाइम पे क्लेम ना दे, या कोई और डिफॉल्ट कर जाए, या कुछ किस तरह की दिक्कत आ जाए, तो सीडिंग कंपनी जो होती है ना उसकी जान अटकी रहती है हमेशा। इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस रिस्क। अब कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक फ्री लुक पीरियड होता है। फ्री लुक पीरियड क्या होता है? फ्री लुक नाम से पता चल रहा है, आप हमारी पॉलिसी ट्राई करके देख लो, समझ में आती है तो ठीक है वरना आपके पैसे वापस। तो एक जो पॉलिसी होल्डर होता है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी को एग्जामिन कर सकता है और वो ऑप्ट आउट भी कर सकता है अगर उसे सेटिस्फाइड वो नहीं है किसी भी टर्म एंड कंडीशन से जो मेंशन्ड है पॉलिसी में। तो कई इंश्योरेंस कंपनियां कुछ पॉलिसीज में फ्री लुक पीरियड देती हैं 15 दिन का, राइट। ज़्यादातर तो वैसे मैंने देखा है पॉलिसी बाजार पे आप जाओगे तो फ्री लुक पीरियड वगैरह जो आपको मिलेगा ज़्यादातर 15 दिन का ही मिलेगा, या आप वैसे भी इवन आप नॉर्मल पॉलिसीज़ को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी में तो फ्री लुक पीरियड नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारी में फ्री लुक पीरियड जो है वो रहता है। तो 15 दिन आप पॉलिसी को ट्राई कर लो, अगर आपको लगता है नहीं मेरे को तो सेटिस्फाई नहीं लग रहा या जो भी, तो फिर आपके पैसे वापस हो जाएंगे, राइट। और आपके जो पैसे वापस होंगे उसमें थोड़े बहुत बस चार्ज वो काटेंगे क्योंकि उनकी ऑब्वियसली जो कॉस्ट होंगी थोड़ी बहुत, अगर उन्होंने आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया होगा, आपका जो थोड़ा बहुत स्टैम्प ड्यूटी या कुछ भी मतलब इस तरह का आपने जो भरा होगा या कोई ऑपरेशनल एक्सपेंस वगैरह थोड़े बहुत कटेंगे, बाकी आपका पैसा वापस हो जाएगा। आपने जो प्रीमियम भरा है ना वो रिफंड आपको हो जाएगा, थोड़े बहुत जो ऑपरेशनल चार्जेस हैं वो कटेंगे। इसको फ्री लुक पीरियड बोलते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि फ्री लुक पीरियड हर पॉलिसी में हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि फ्री लुक पीरियड हर इंश्योरेंस कंपनी देती हो, लेकिन कुछ पॉलिसीज में रहता है। एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी होता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने कोई आपके साथ फ्रॉड कर दिया, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, आपने कुछ पूछा, कोई कंज्यूमर कोर्ट जाने की बजाय इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास चले जाओ। आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को रिटर्न कंप्लेन दे सकते हो, आप इनको ईमेल भी कर सकते हो, आप इनको चिट्ठी भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, इवन इनके ऑफिस होते हैं, कॉल भी कर सकते हो आप। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है आप उसको अप्रोच कर सकते हो अगर इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन तभी अप्रोच कर सकते हो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपका कंप्लेन ढंग से सुना नहीं,
उसको एडमिनिस्टर नहीं किया या ढंग से सुना लेकिन आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया, तो फिर आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास चले जाओ। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास नहीं जाओगे। लेट सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कोई पॉलिसी बेच दी और जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो कुछ और बताए, लेकिन बाद में पता चला आपको कि भाई ये तो मुझे बताया नहीं, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो आप इस इंश्योरेंस कंपनी को पहले इसी के पास जाओ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर ये 30 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती या 30 दिन के अंदर जो आपको रिप्लाई करती है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाओगे। तो ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में आता है कि 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ में अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जवाब नहीं मिला या 1 मंथ के अंदर जो जवाब मिला उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आप 1 महीने के बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास चले जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन उन्हीं एप्लीकेशंस को एंटरटेन कर सकता है जहां पे 30 लाख से ज्यादा का क्लेम ना हो। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन 30 लाख से ज्यादा का अगर जो है आप क्लेम कर रहे हो तो फिर उस पर फिर इसकी ताकत खत्म हो जाती है, फिर आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ। ठीक है, फिर आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ। लेकिन 30 लाख से कम का अमाउंट है तो ही इंश्योरेंस ओम्बड्समैन उसमें कंपनी से जवाब मांग सकता है। तो छोटे अमाउंट के लिए होता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, बहुत बड़े अमाउंट के लिए नहीं होता है। अब सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है यूलिप में? सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है? बहुत इजी है ये समझना। आपने यूलिप ले लिया, यूलिप में आपको जो प्रीमियम है वो मिलता है ना, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है आपको। तो लेट सपोज कि 30 साल की उम्र में आपने यूलिप प्लान लिया, आपने 45 की उम्र तक प्रीमियम भरा और 60 साल की उम्र तक आप सर्वाइव कर गए। आपका पॉलिसी टर्म 30 साल का था जिसमें 15 साल प्रीमियम आपको भरना था। आपके ऊपर है, आप प्रीमियम 1 साल में भर दो, 15 में भर दो, एक लमसम दे दो, आपके ऊपर है। आपने कहा चलो 15 साल प्रीमियम भरूंगा मैं, ठीक है। आपका जो पीरियड था वो 60 साल था, आप सर्वाइव कर गए। तो 60 साल के बाद आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। अब ये मैच्योरिटी बेनिफिट जो मिलेगा आपको, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जनरली। तो ये आप कहते हो यार ये एक साथ मत दो मुझे, मेरा तो हाथ बहुत खुला है, मैं तो खर्च कर दूंगा सारा। तो ये आप क्या करो, सेटलमेंट ऑप्शन ले लो। सेटलमेंट ऑप्शन में जो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, राइट, जो मैच्योरिटी प्रोसीड होंगे या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा उसको इंस्टॉलमेंट में ले लो। तो मान लो आपने 20 लाख रुपए का लिया और 30 साल के बाद ये पैसा 80 लाख रुपए हो गया। ठीक है, 30 साल के बाद ये पैसा 80 लाख रुपए। अब 80 लाख रुपए आप एकदम से मत लो, आप उसको बोल दो कि ये मुझे 5 साल के अंदर दो, धीरे धीरे करके दो। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो 1 साल में ले लो, 2 साल में, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो आपके जो मैच्योरिटी बेनिफिट जो आपको मिलता है आप उसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। नॉन स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? ये बड़ा अच्छा वो है नॉन स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। देखो, पहले नॉन वर्ड हटा दो तो क्या बचा? स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, मतलब नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस। एक बात बताओ, ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा दोस्त है। तो ये मेरा जो है दोस्त है, हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, हम मान लीजिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के पास गए। मैंने कहा भाई देखो मुझे तो 2 करोड़ रुपए का अपना जीवन बीमा कराना है, टर्म इंश्योरेंस कराना है मुझे। ठीक है, तो कंपनी ने कहा ठीक है कर देते हैं, आप मुझे 20,000 रुपये प्रीमियम हर साल दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, टर्म इंश्योरेंस है, ठीक है, 20,000 रुपये मैं आपको दे दूंगा या 50,000, जो भी अमाउंट है दे दूंगा। मेरा जो दोस्त है, क्या उससे भी वो 2 करोड़ ही लेगी और उससे वो 20,000 वो करेगी? क्या ये जरूरी है कि 2 पर्सन्स के लिए अगर सम अश्योर्ड सेम है तो उनसे प्रीमियम भी सेम हो? ऑब्वियसली नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मान लो मेरा दोस्त स्मोकिंग करता है तो ऑब्वियसली प्रीमियम ज़्यादा भरेगा, तो वो 20 नहीं वो 25 भरेगा, 25,000 भरेगा। कहने का मतलब ये है। अब कई ऐसे जॉब्स होते हैं ना जिनमें जान को खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कोई पर्सन ऐसा काम कर रहा है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मान लो कोई पर्सन न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहा है। अब भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहा है तो वो मेरे को लगता है काफ़ी एक जिसे बोलते हैं ना कि मतलब खतरा है, जान को खतरा बना हुआ है, या आग लगने का खतरा है। अग्निशमन फायर ब्रिगेड वगैरह टाइप की कंपनी में कोई काम करता है जहाँ पे आग लग, या मान लो जहाँ पे बॉम्ब बनाए जाते हैं वहाँ पे काम करता है कोई पर्सन, राइट। या कहीं पे एस्बेस्टोस वगैरह का डस्ट बहुत ज़्यादा है, माइनिंग हो रही है, वो सब है, तो वहाँ तो उसके मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो उनमें क्या होता है, फिर उनमें प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। भाई देखो बाकियों के लिए तो स्टैंडर्ड है,
ठीक है, लेकिन आपके लिए नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे आपके जो लाइफ को रिस्क है वो ज्यादा है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ऐसे में मान लो एक नॉर्मल दुकानदार है, वो अपनी दुकान पे रोज जा रहा है आ रहा है, तो उसकी लाइफ को कोई उतना रिस्क नहीं है। लेकिन मान लो कोई हाई सीज में है कोई बंदा, कोई मान लो ऐसा व्यापार करता है, कोई एकदम समुद्र में रोज जाता है और वही एकदम मतलब सामान लेके, और वो तो ऑब्वियसली उसकी ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड वालों से प्रीमियम ज़्यादा लिया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। तो ये था हमारा सेट नंबर 6 जो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी का है। आई होप आप इस सीरीज़ को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, आपको ये कॉन्फिडेंट बनाएगी, सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं रियल लाइफ में भी आपका जो देखने का नज़रिया है ज़िंदगी को, उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इंश्योरेंस किस तरह से होता है, क्या होता है। तो वो एक एम्पावरमेंट की तरह भी ये सीरीज़ आपका काफ़ी भला करेगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्टडी IQ प्रीमियम इंश्योरेंस अवेयरनेस कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।